Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing well at your home. So, dear students, last time in our previous lecture we have discussed already about electrochemistry. Today we are here with a new unit, that is chemical kinetics. Before studying chemical kinetics, let us discuss something about reactions. So, dear students, आपने थर्मोडाइनमिक्स जो 11th क्लास में यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपने उसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड. तो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट अभी भी है जिनके बारे में थर्मोडायनेमिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई है. थर्मोडायनेमिक्स इज अनेबल टू एक्सप्लेन फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस ओनली अबाउट द केमिकल रिएक्शन वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट. केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसके बारे में बताती है. इफ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट डज नॉट tells us about the spontaneity of reaction, whether reaction takes place itself or by any external force. Second point, if any chemical reaction is spontaneous, then before reaching the equilibrium, आपने पढ़ा हुआ है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो रिवर्सिबल होती है तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. तो जो थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन whether the reaction extent of reaction before reaching the equilibrium, means equilibrium अटेन करने से पहले केमिकल रिएक्शन कितना हो गई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को बताने में अनेबल होता है. एंड थर्ड पॉइंट जो थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय यूनिट केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे तो ये मोस्टली जो है इन पॉइंट्स को कवर करती है. तो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? Chemical kinetics, the branch of chemistry which deals with study of rates of reaction factors affecting rate of reaction and mechanism of the reaction that has taken place by a chemical reaction. So dear student, हमने ये पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है कुछ पॉइंट्स पे एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो उन पॉइंट्स को केमिकल काइनेटिक्स जो है स्टडी करेगी. केमिकल काइनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के रेट को स्टडी करती है, स्पीड्स को स्टडी करती है कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीडली हो रही है. सेकंड पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी करती है. एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, किस पाथ के थ्रू रिएक्शन हुई है, दैट हैज टेकन प्लेस बाय ए केमिकल रिएक्शन. मैकेनिज्म या पाथ ऑफ रिएक्शन जो किसी केमिकल रिएक्शन में हुआ है उस चीज़ को स्टडी करती है. तो दिस इज केमिकल काइनेटिक्स. सो बिफोर स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स. एंड फर्स्टली वी हैव टू क्लासीफाई द केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. देखो यहाँ पर डेफिनेशन में हम मोस्टली जो है रेट ऑफ रिएक्शन का रेट क्या, स्पीड क्या है और कौन कौन से फैक्टर रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करते हैं और कौन सा पाथ है, मैकेनिज्म है जो रिएक्शन ने अडोप्ट किया है. तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेस पर हम रिएक्शंस को क्लासिफाई कर रहे हैं. फर्स्ट इज वेरी फास्ट रिएक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, वेरी फास्ट रिएक्शंस उनको बोला गया है
द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस वेरी फास्ट और विच टेक्स प्लेस इंस्टेंटली, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस जो एकदम से हो जाती हैं, रिएक्टेंट्स को जैसे ही मिक्स करते हैं तुरंत केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और यू कैन से दैट आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल AgCl AgNO3 plus NaCl both react to give AgCl white precipitate plus NaNO3। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों रिएक्ट करते हैं। तो इसमें जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, तुरंत वाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड। अनदर एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, BaCl2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2HCl। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही हमने रिएक्टेंट को मिक्स किया किसी कंटेनर में या कॉनिकल फ्लास्क में या बीकर में, तुरंत क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। सेकेंड, वेरी स्लो रिएक्शंस, सिंपली वी कैन से दैट स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस या वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, वेरी स्लो रिएक्शंस वो होती हैं विच टेक्स प्लेस इन डेज, इन मंथ्स और इन ईयर्स ऑल्सो। वो केमिकल रिएक्शन जो दिनों में, महीनों में या सालों में होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस बोलते हैं। वेरी स्लो रिएक्शंस में जैसे आपका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे का जंग लगना है। उसके अलावा डेज की अगर बात करें, ईयर्स की अगर बात करें, तो जो डिके होता है, यानी कि कार्बन बॉडी में से जो कार्बन का डिके होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डिके होता है, दैट टेक्स प्लेस मैनी ईयर्स। तो वो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, वेरी स्लो रिएक्शंस होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड वन, द reactions which have intermediate rate of reaction, intermediate rate of reaction। इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि वो केमिकल रिएक्शंस जो ना तो बिल्कुल फास्ट होती है और ना ही स्लो होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी है। उसमें आप क्या करते हैं, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको इथाइल इथेनोएट मिलता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस। तो देखो CH3 COO C2H5 प्लस H2O, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। H प्लस की प्रेजेंस में कर सकते हैं, NH की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COOH प्लस CH3 CH2OH, CH3 COO C2H5 प्लस H2O। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करना होता है, और इसमें क्या करते हैं, वाटर को ऐड किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये जो H प्लस आयन है ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि H प्लस आयन क्या है, ये वाटर पुअर आयनाइजिंग एजेंट होता है। H प्लस आयन जो एसिड उसको गुड कंडक्टर बना देता है, जिससे ये आयनाइज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका नाम क्या, इथाइल इथेनोएट। जैसे ही हाइड्रोलिसिस की, वाटर ऐड किया, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये रिएक्शन जो है ये इंटरमीडिएट रेट की रिएक्शन है। सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है,
C12H22O11 प्लस H2O, ये भी क्या H प्लस की प्रेजेंस में है। सुक्रोज जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये दो यूनिट्स C6H12O6 प्लस C6H12O6, यहाँ पर आप देखेंगे C12 है, H22 और 2 24 और 11 और 1 12, तो उसमें से डिवाइड हो गया, ये क्या बन जाता है आपका ग्लूकोज और ये क्या बन जाता है फ्रक्टोज। एक्चुअली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उसको इनवर्टेज कैटलिस्ट हम बोलते हैं। ये हम जो है जब हम जो बायोमोलिक्यूल्स यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया कि रिएक्शन के रेट के बेस पर केमिकल रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और बहुत स्लो रिएक्शन होती है और इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है कि सम रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो एंड सम रिएक्शंस आर ऑफ इंटरमीडिएट रेट। दिस इज ड्यू टू fact that while taking chemical reactions, some chemical bonds of reactants are broken and some new bonds are formed. डियर स्टूडेंट, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के बीच में कुछ बॉन्ड ब्रेक डाउन, जो पहले से प्रेजेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और कुछ न्यू बॉन्ड्स बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, next we are writing cause of difference of rates of reaction, cause of difference of rates of reaction। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शंस का रेट अलग अलग होने का, उनमें डिफरेंस होने का कारण क्या है। various chemical reactions are of different rates because while taking place a chemical reaction, some bonds of reactants are broken and some new bonds are formed. As a result, we can say various bonds require different amount of energy for breaking and different amount of energy is released during bond formation. As a result, we can say that different reactions proceeds at different rates. So dear students, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और बॉन्ड बनने के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो कुछ बॉन्ड्स जो है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो डिफरेंट बॉन्ड्स की केमिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से
और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज भी डिफरेंस होती है, तो जिस वजह से क्या होता है केमिकल रिएक्शंस का रेट डिफरेंट होता है। तो ये आपको समझ में आएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैसे केमिकल रिएक्शंस का रेट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन। So dear students, simply we can say that rate of reaction means speed of reaction. कितना स्पीड से कितना फास्ट जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो नो दैट बिफोर प्रोसीडिंग ए केमिकल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम। मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन के शुरू होने से पहले जो रिएक्टेंट की अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो मैक्सिमम होती है। विद द इंक्रीज इन टाइम या विद द इंक्रीज इन टाइम इंटरवल, या हम कह सकते हैं कि विद द प्रोसीडिंग इन केमिकल रिएक्शन, जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज। और स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है, केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। बट जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। तो इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है आप क्या देखेंगे कि उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स उसके डिक्रीज अमाउंट में और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इंक्रीज इन अमाउंट के अंदर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। या हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो हम जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम क्या बोलें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of reactants or products per unit time is called rate of reaction। तो किसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन लिखा है। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन में हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। मान लो कोई भी रिएक्शन हम कंसीडर करें, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट्स को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमने क्या बोला डेफिनेशन में कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिख रहा CONCN, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। दूसरा क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन किसकी? ऑफ प्रोडक्ट्स। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होती है। हम ये कंसीडर कर ले सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रही है एट एनी टाइम T1। जिस टाइम पर हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया उस टाइम को हम क्या मान लेंगे? T1 टाइम। तो उस टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी? उसको हम क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। आफ्टर सम टाइम एट एनी टाइम T2, किसी दूसरे टाइम T2 पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? मान लो R2 हो जाती है। तो हमने क्या बोला है कि सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन
एट एनी टाइम T1 इज R1। शुरू का कोई भी टाइम हमने लिया है उस पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की R1 है। फाइनल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T2 इज R2। देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इसके बराबर होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कितनी है R2, इनिशियल कितनी है R1। ये क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और टाइम का चेंज जो है, टाइम इंटरवल कितना हो गया, वो डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, T2 माइनस T1। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस साइन R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, और इट कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा R डिवाइड बाई डेल्टा T। डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, डेल्टा, ये जो डेल्टा है दिस रिप्रेजेंट्स मेजरेबल चेंज, और डेल्टा आर का मतलब क्या है, चेंज इन रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन T2 टाइम पर कितनी है R2 और T1 पर कितनी थी R1, तो उसके चेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R2 माइनस R1 से, और डेल्टा टी को किससे कर रहे हैं, T2 माइनस T1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि R2 माइनस R1 जब वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, हमेशा R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 से ज़्यादा होगी। उस केस में यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और आगे माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए हमने इसको इस तरीके से दिखाया है। अगर यही चीज़ हम प्रोडक्ट के केस में बोलें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर प्लस लिखा है, डेल्टा पी इसके बराबर होगा P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो उस केस में क्या, P1 क्या है, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जो बना हुआ था उस टाइम पर, P2 क्या है, T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट बना हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। तो उस केस में P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो डेल्टा P की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर discussing only up to this topic, and next time we will discuss about types of rate of reaction, average rate of reaction or instantaneous rate of reaction. Thank you and have a nice day.